नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। अमूमन जितनी भी बीजेपी की रैलियों को इन दिनों यूपी में देखा जाए, उसके निशाने पर ज्यादातर प्रदेश की सपा सरकार रहती है। रैलियों के जरिए जताने की कोशिश भी की जाती है कि आगामी 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में टक्कर दो दलों के बीच होने वाली है। एक होगी बीजेपी और दूसरी होगी एसपी। लेकिन मौजूदा दौर की सियासी तस्वीर से इस बात को सिरे से नकारती दिखती है। कम से कम हाथी को तो कम आंकना तमाम दलों के लिए गलत हो सकता है। भले ही क्यों ना बीएसपी अंदर कलह ही लड़ रही हो, लेकिन जनता से जुड़ने का तरीका वो बखूबी जानती है। और दूसरी तरफ अब तक जिस कांग्रेस को तमाम दल हाशिए पर मान रहे थे, वो भी चुनावी रण में चेहरे के साथ कूद चुकी है। यानी यहां से अगर देखें तो हर सियासी दल एक चेहरे के साथ जनता के बीच है। लेकिन दनादन रैली करने वाली बीजेपी को छोड़कर सवाल भी अब यही है कि खुद को सबसे बेहतर बताने वाली बीजेपी अपना बेहतरीन चेहरा यूपी में सामने क्यों नहीं रख पा रही है। यानी बीजेपी का नाथ कौन होने वाला है और इस पर जद्दोजहद आखिर क्यों लगातार देखने को मिल रही है। 2017 से पहले यूपी के चुनावी दंगल की तस्वीर बेहद दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस ने गुरुवार को अपने पत्ते खोलते हुए सीएम चेहरे के तौर पर शीला दीक्षित को सामने रखकर न केवल जाति समीकरण को साधने की बेहतरीन कवायद की, साथ ही चुनावी दंगल में खुद के होने का एहसास भी करा दिया। भले ही विरोधी दल कांग्रेस के इस कदम से खुद को फर्क न पड़ने की बात कर रहे हों, लेकिन सच तो यह भी है कि शीला दीक्षित के तौर पर कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरा सामने रखकर दूसरे दलों पर दबाव तो बना ही दिया है। वहीं दूसरी तरफ भले ही अखिलेश यादव चुनाव से पहले खुद को सपा की तरफ से सीएम चेहरा भी ना बताते हों और आखिरी फैसला सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर छोड़ने की बात करते हों, लेकिन ये तो तय माना ही जा रहा है कि विकास की नई तस्वीर पेश करने का दावा करने वाले अखिलेश यादव सपा की तरफ से सीएम फेस होंगे। वहीं बीएसपी एक बार फिर से वन मैन शो के फॉर्मूले से खुद को आगे रखेगी और तमाम अंदरूनी घमासान के बाद भी उनका चेहरा मायावती होंगी। लेकिन सवाल बीजेपी के सामने है। चुनाव से पहले प्रदेश में दनादन रैली करने वाली बीजेपी प्रदेश की सरकार को तो घेर रही है, साथ ही तमाम विरोधियों पर भी जुबानी वार करने से परहेज नहीं कर रही। लेकिन बीजेपी की तरफ से जनता के बीच उनका चेहरा कौन होगा, यह अब तक साफ नहीं है। भले ही तमाम सियासी दल जातिगत राजनीति न करने की बात करते हों, लेकिन यह भी सच ही है कि यूपी में सियासी कुर्सी हासिल करने के लिए जातीय समीकरण सबसे अहम मुद्दा होता है। वैसे 2014 में जिस तरह से बीजेपी ने दलित कार्ड पर चोट करते हुए दूसरे दलों को जख्मी किया, उससे 2017 से पहले बीजेपी इस हिस्से की वोट बैंक को खुद के साथ मान रही है और उनको साथ बनाए रखने के लिए यूपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान पिछड़ी जाति के केशव प्रसाद मौर्य को सौंपकर बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश भी कर चुकी है। लेकिन सीएम फेस को लेकर वो अब तक अपने पत्ते खोलने से बच रही है। वैसे ये भी माना जा रहा है कि मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र के तौर पर दो चेहरे ऐसे हैं जो ब्राह्मण वोटरों को बीजेपी से जोड़ते रहे हैं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि पार्टी में इन दोनों नेताओं के घटते कद ने ब्राह्मणों को बीजेपी से दूर करने का काम किया है। वहीं अगड़ी जाति का कार्ड खेलने के लिए बीजेपी के पास राजनाथ सिंह है, लेकिन सियासत की मौजूदा गणित को देखते हुए बीजेपी इस नाम पर विचार तो कर रही है, लेकिन खुलकर सामने नहीं रख रही। वहीं हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले आदित्यनाथ का नाम भी सीएम की रेस में है। लेकिन बीजेपी की परेशानी यह भी है कि अपनी बयानों से सुर्खियों में रहने वाले आदित्यनाथ के सामने आने से मुस्लिम वोटरों के बीजेपी से छिटकने का डर भी बीजेपी को सता रहा है। ऐसे में सवाल भी यही है कि दूसरे दलों के सीएम चेहरे के सामने आने के बाद क्या बीजेपी पर अपने पत्ते खोलने का दबाव नहीं होगा। रोहित रंजन, नेशनल वॉइस। तो क्या बीजेपी के ऊपर यह दबाव होगा कि हां सीएम पद के लिए पत्ते खोलें, या फिर अपनी जो भी रणनीति है कम से कम जनता के बीच जाके उसे साझा करे। और सवाल यह भी है, बुनियादी तौर से अगर पूछा जाए, समझा जाए या फिर उसको समझने की कोशिश और बेहतर तरीके से करें, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि तमाम कार्ड खेलती हुई हर सियासी दल के साथ बीजेपी भी अपने आप को आगे रखने की कोशिशें तो लगातार करती रही,
लेकिन अभी तक वो फिर भी फ्रंट फुट पर आकर कोई वार करती हुई नहीं दिख रही है। भले ये कह रही है कि हम रणनीति तैयार कर रहे हैं, मुद्दे कई हैं, लेकिन चेहरा अभी तक सामने नहीं रख पा रही। कई चेहरों को लेकर कवायद चल रही है। खैर, सीधे मेहमानों के पास चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधे हमारे साथ मनीष शुक्ला हैं, बीजेपी के लीडर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए। डॉक्टर हिलाल नकवी हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। मुकुल जैन साहब हैं जो एसपी को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ मनीष कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष कुमार, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं, क्योंकि मैं एक पत्रकार की भूमिका से इसको समझना चाहता हूं, फिर मैं बस पॉलिटिकल डिबेट पे जाऊंगा। क्या लगता है बीजेपी क्यों आखिर ये देरी कर रही है? क्योंकि तमाम दल सियासी चेहरे को के साथ आ चुके हैं। बीजेपी की क्या इसमें कोई रणनीति है या फिर जद्दोजहद की स्थिति है? देखिए, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर के फेसेस को आगे करने की बात है, तो एक नया ट्रेंड जो है हमने देखा है कि इस चुनाव में होता है। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक चुनाव लड़ती रही, मुख्यमंत्री या मंत्री बनते रहे, लेकिन कभी उस फेस को लेकर के चुनाव नहीं हुआ करता था। बहरहाल अब ये ट्रेंड चल गया है, तो लोगों की ये अपेक्षा होती है कि भाई चीफ मिनिस्टर का फेस होना चाहिए। ये तो अब अगर कोई पार्टी नहीं करती है तो वो मिस्टेक है। अब सवाल है कि ये कैसे नाम तय हो, तो एक बेसिक थ्योरी है उसके लिए। आइदर तो बहुत ही ज़्यादा स्कैरसिटी है लीडर्स की, तब फेसेस को चुनने में आसानी होती है, या फिर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद हो, बहुत सारे उम्मीदवार हों मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उसमें जो है विलंब होता है। अभी तक जो यूपी में देख रहे हैं, यूपी में अभी टाइम है। ऐसा नहीं कि 2 महीने बचे हुए हैं चुनाव के या 3 महीने बचे हुए हैं चुनाव के, अभी बहुत टाइम है। इसमें है क्या कि जो मुख्य पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है तो उसका तो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है, तो उसको फेस अनाउंस करने की कोई ना हड़बड़ी है ना कुछ, तो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि भाई वही जो मुख्यमंत्री है वही फेस होगा। नहीं, आपने एक पॉइंट बोला ना। दूसरी बात, नहीं मनीष जी, आपने एक पॉइंट बोला कि या तो आपके पास फेस है नहीं, उसको तलाशना है, या आपके पास फेस ज्यादा है। कौन सी कंडीशन बीजेपी पे एप्लीकेबल होती थी? बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि ऐसा कोई चेहरा भी तो भारतीय जनता पार्टी के पास यूपी के अंदर में नहीं है जो अखिलेश या मायावती के चेहरे से टक्कर ले सके। बहुत ये बड़ी पहली बात। दूसरी बात मनीष शुक्ला, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मैं दूसरी जवाब बात लूंगा यह आपसे। है, दूसरी बात यह है कि जो जितने जो रीजनल छत्रप हैं, जो 8-10 नाम जिनके बारे में आप चर्चा सुनते हैं, वो इच्छुक हैं। पार्टी क्या डिसाइड करेगी वो रणनीति के अनुसार वो तय होगा। अदरवाइज अगर आप बीजेपी वालों से पूछेगा तो उनको वो कहेंगे कि भाई हमारे पास बहुत सारे 10-15 लोग हैं। मनीष शुक्ला जो बिना देर के बीजेपी के पास है। मनीष शुक्ला सीनियर जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था, कोई पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था। अब जरा क्लियर कट बता दीजिए, अगर ये कह रहे हैं कि अखिलेश को टक्कर देने के लिए आपके पास चेहरा नहीं है अभी, जवाब क्या है आपका? देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम चुनाव में अपनी नीतियों के बदौलत, अपने संघर्षों के बदौलत, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों के बदौलत और 4.5 साल जो विफल सरकार उत्तर प्रदेश में चली है उसके आधार पर चुनाव में जाएंगे। हमारा चुनाव निशान कमल है और कमल ही हमारा जो है, और चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। और देखिए फिर से नरेंद्र मोदी होंगे। रोहित जी, चुनाव और युद्ध रणनीति का विषय होता है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम चेहरा घोषित करेंगे। अगर हमको लगता है कि हम चुनाव में ज्यादा अच्छा चुनाव बिना चेहरे के लड़ सकते हैं तो हम बिना चेहरे लड़ेंगे। नहीं, आपको उसमें कोई फैक्टर काम करता नहीं दिखता? अगर आपको लगता है कि चेहरा नहीं हो। देखिए रोहित जी, पिछले 2014 लोकसभा के पश्चात देश में 6 विधानसभा के चुनाव हुए। 4 जगह हम लोग चेहरे के साथ बिना चेहरे के लड़े, 2 जगह दो जगह चेहरे के साथ लड़े। जहां 4 जगह हम बिना चेहरे के लड़े वहां हम 3 जगह चुनाव में जीते हैं, और जहां 2 जगह हम चेहरे के साथ लड़े, आसाम में जीते, दिल्ली में हारे। तो देखिए, चुनाव रणनीति के अनुसार अगर हमको लगता है कि हम दिल्ली में आपका चेहरा कौन था? हम चुनाव में चेहरे दिल्ली के में साथ आपका जाएंगे चेहरा तो कौन था? वहां तो सफलता नरेंद्र अच्छी मोदी फ्रंट फेस थे। दिल्ली में आपका चेहरा कौन था? नहीं रोहित जी, किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके हम लोग चुनाव लड़े तो थे। वो भी मतलब आप एटेंडम रणनीति जो बना रहे थे उसी एटेंडम रणनीति जो बना रहे थे उसी कोशिश में फिर से हैं क्या? वो अटेंडम हम ले आए थे या बाद में लाए थे या पहले लाए थे, लेकिन वहां चेहरे के साथ लड़े थे। तो फिर जो चेहरे के साथ या बिना चेहरे के साथ लड़ने की बात हो रही है, उस पर मैंने तर्क दिया कि हम 2 जगह चेहरे के साथ लड़े थे, एक जगह जीते, एक जगह हारे।
और दिल्ली 4 में- जगह बिना दिल्ली चेहरे के में- साथ लड़े, 3 जगह जीते, एक दिल्ली जगह हारे। में आपने आखिरी मोमेंट पे अगर कोई नाम अनाउंस किया तो जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई, जबकि वो भी जनता के बीच रहने की बात करती थी। तो क्या ये खामियाजा यहां भुगतना पड़े, ऐसा ऐसा डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, देखिए, हर चुनाव अपनी तरह का अलग तरह का चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 73 सीटें जीती थी। 337 सीटों पर हम विधानसभा वाइज आगे थे तो 2014 में, और लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा जिसने कानून व्यवस्था के सवाल पर, विकास के मुद्दे पर, तमाम जन समस्याओं को लेकर संघर्ष किया, सड़क पर संघर्ष किया। अभी हम लोग के थानों पर घेराव चल रहे हैं। तो हम जनता को कनेक्ट कर रहे हैं, अपने बूथों को हमने मजबूत किया, संगठन तंत्र को मजबूत किया है। हम उस आधार पर चुनाव में जाने वाले हैं और निश्चित रूप से सर, उत्तर विपक्षी तो प्रदेश ये की भी जनता, इल्जाम लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जिस कास्ट फैक्टर के साथ जुड़कर वोट की सियासत होती थी वो भी अब आपसे खिसकता जा रहा है। चाहे वो देख लीजिए, आप ब्राह्मण वोटों की बात करें या फिर दलितों की बात करें, जिस पार्टी कैलकुलेशन के साथ 2014 में जो आपने वोट हासिल किया दलितों का या फिर दलित सीटों पे जीत हासिल की, वो भी आपसे मास लेवल पे खिसकता जा रहा है। ये इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है। देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। हम काम के बदौलत आते हैं, अपने कार्यकर्ता आधारित हमारी पार्टी है। कार्यकर्ताओं के नाते चाहे जिस जाति धर्म का हो, उसकी लीडरशिप या उसके बल पर हम चुनाव में आते हैं। इसलिए हमारे लिए कास्ट फैक्टर नहीं, हम तो कौन सभी कर रहा है सबका सर? साथ, ऐसी राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है क्या, शीला दीक्षित को उतारकर? नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा है, उसका जवाब मैंने ये दिया। तो जब मैं शीला इसी दीक्षित जी पॉइंट का पे ऐड जब कर सवाल रहा हूं कोई सर। स्पेसिफिक हो तो उस पर देंगे। शीला दीक्षित जी को शीला दीक्षित जी को कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर शीला दीक्षित पे मुझे कुछ कहना है तो बस ये कहना है कि शीला दीक्षित जी जब उत्तर प्रदेश में आएंगी तो उनसे 2-4 सवाल उत्तर प्रदेश की जनता पूछेगी कि दिल्ली के अंदर रहते हुए आपने बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता को जो कहा था कि बलात्कार करने वाले वहां से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, अपराध करने वाले उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके ऊपर तमाम जो चार्जेस हैं उसका सवाल पूछेगी, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जवाब तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को यह देना पड़ेगा कि 4.5 साल आपने जो बी टीम की तरह काम किया समाजवादी पार्टी की, उसका जवाब देना पड़ेगा कि जिसके साथ आप 4.5 साल खड़े रहे, डॉक्टर उसके हिलाल खिलाफ आप नकवी, कैसे चुनाव लड़ डॉक्टर सकते हैं? हिलाल नकवी, चलिए पहले मैं मुबारकबाद के साथ शुरुआत करता हूं। मुबारकबाद इसलिए कि कम से कम बीजेपी अब ये तो कह रही है कि अब आपको जवाब देना होगा। आज से पहले जब भी डिबेट होता था, बीजेपी के जो भी वक्ता बैठते थे वो ये कहते थे कि हमारी टक्कर तो सिर्फ समाजवादी पार्टी से है। अब आपको कम से कम फाइट में मांग रहे हैं। एक चेहरे का इंपैक्ट इतना तो पड़ा। जी रोहित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कहे, जाहिर सी बात है विपक्षी दल है। विपक्षी दल कभी भी अपना सबसे ताकतवर जो विरोधी होता है उसका ना तो नाम लेता है और ना ही कभी इस बात को मानता है कि उनका वास्तव में टक्कर किससे है। वो हमेशा अपने से जो कमजोर होते हैं लोग उनकी तरफ बताता है कि मेरी सही मानों में जो चुनाव जो है वो फला पार्टी से है। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है, पहली बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, शीला दीक्षित के पर अगर जवाब देना होगा तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। शीला दीक्षित के दिल्ली के किए गए कार्यों को पूछा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में भी पूछा जाएगा, उन पे क्या क्या आरोप लगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में भी पूछा जाएगा, साथ ही साथ राजस्थान में भी पूछा जाएगा, महाराष्ट्र में भी पूछा जाएगा। तो निश्चित रूप से ये इस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर वो हमसे सवाल पूछेंगे तो उनको भी जवाब देना होगा, क्योंकि चार्जेस तो उनके खिलाफ भी लगे हुए हैं। अब रही बात शीला दीक्षित जी की, तो शीला दीक्षित जी के ऊपर जो चार्जेस लगे हुए 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के उनके खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट है ही नहीं, मैं तो सिर्फ ये नहीं, हम कह रहे हैं उनके खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे हम लोग ऑलरेडी डिबेट कर चुके हैं सर। कल का दिन तो सिर्फ आप ही के नाम था और शीला जी के नाम था। सर मुझे इतना बता दीजिए ना, शीला दीक्षित को चुनौती देने के लिए बीजेपी के पास आपको कोई चेहरा भी दिख रहा है क्या, या इसलिए बीजेपी खामोश हो गई, आपको चुनौती के तौर पे मानने लगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश का जो चेहरा है वो है नरेंद्र भाई मोदी जी। नरेंद्र भाई मोदी जी अपने आप में सक्षम है। जिस तरह से वो विदेश मंत्रालय पूरा संभाले हुए हैं, हो सकता है वो यहाँ के मुख्यमंत्री के पद को भी संभाल लें और आगे चल करके वही यहाँ के ऊपर अगर वो इस स्थिति में आते हैं कि यहाँ पर उनके इतने नंबर बन जाते हैं तो वो निश्चित रूप में यहाँ के ऊपर उस तरह से कार्य करने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। मौका दूंगा आपको। बाकी ये जैसे पहले कहा
कि ये उनका पूरी तरह से अंदरूनी मामला है। वो किसको शहीद करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश अच्छा, में लाकर शहीद करना किस चाहेंगे, चेहरे ये भी को ऐसा के दूसरा नाम पे लफ्ज है शहादत सर। लिखना चाहेंगे, ये भारतीय मनीष जनता जी, पार्टी पॉइंट जो नोट है, कर लीजिए, मैं एक ही बार ये आपसे भारतीय जवाब जनता लूंगा। पार्टी जो है वो तय करेगी। ये तय करना कांग्रेस का काम नहीं है। चलिए, ये तो अच्छी बात कांग्रेस ने कह दी। मनीष जी, थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, कुछ वार आप पे और होंगे शायद, मुझे उम्मीद है एसपी की तरफ से। मुकुल जी, आप बड़े मुस्कुरा रहे थे जब कांग्रेस जवाब दे रही थी। बी टीम का दर्जा आपको बीजेपी हमेशा देती है कि आप कांग्रेस की बी टीम है। खैर, लेकिन एक बात बहुत अहम है जिससे शुरुआत हुआ था, जो सीनियर जर्नलिस्ट मनीष जी ने कहा था कि अखिलेश के मुकाबले में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इस पे खोज चल रही है। आपको लगता है कि विकास पुरुष जो आप लोग बनाने की कोशिश में है अखिलेश यादव को, वैसे में बीजेपी को चेहरा सामने लाएगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस बात के लिए एक अपने मनीष भाई जी को बोलना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो चुनाव है वो एक महापर्व है, वो एक यज्ञ है, वो कोई युद्ध नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी कभी भी किसी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। देखिए, एक जनता का एक लोकतांत्रिक अधिकार है जिसके लिए एक लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा दी गई है कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। उसको एक लोकतांत्रिक तरीके से ही हमें चलना चाहिए उसके अंदर, और उसको युद्ध का रूप देना या युद्ध के रूप में जय घोष करना या युद्ध के बारे में बोलना, इस तरीके का जो है थोड़ा सा गलत है। अच्छा, और मतलब ये सीख आपकी बीजेपी के लिए थी? हाँ, ये लोकतंत्र युद्ध नहीं है, बीजेपी चुनावी युद्ध नहीं है, ये तो बीजेपी की एक तरफ- लोकतंत्र का बीजेपी की महापर्व है। तरफ, हाँ। देखिए, एक जनता का महापर्व है, हम उसको जो है ना युद्ध का नाम दें, ये गलत है। ठीक। ना ही हमें कोई ऐसे एथिक्स, ना ही कोई रणनीति अपनानी जय चाहिए। साहब से कहिए और थोड़ा देखिए- सुन के बोले हैं जी, प्रतिक्रिया देते समय जरा सुन भी ले। आप थोड़ा धैर्य रखें, आप पूरी बातें सुने आप मेरी। और जहां तक है अखिलेश जी के विकास नहीं, पुरुष को नहीं, महिमा आप- मंडित करना, आप हम गलत महिमा मंडित नहीं interpret कर रहे हैं, करें। इसलिए मैंने कहा, मैं तुम्हें सुन ही रहा था। बंधुवर सुनिए, और आपको पूरा मौका आप दिया गया गलत है। आप interpret कर देखिए, रहे आप हैं। अगर बोलने नहीं मैंने देंगे, कहा युद्ध और चुनाव में बंधुवर, अगर आप मुझे आप बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो मैं क्या बोलूंगा? देखिए बंधुवर, ये आप डिबेट में बैठे हैं। अरे मेरा आप जवाब दे रहे हैं, सवाल तो सुन लीजिए। आप सवाल कीजिएगा, मैंने मेरी कहा बात पूरी युद्ध होने के और बाद कीजिएगा। चुनाव में। बंधु, ठीक है, आप आगे बोलिए। बंधु मुझे बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो मेरे आने का औचित्य क्या रहेगा, ये बताइए। आप मुझे सुनिए, आप सुनने के बाद आप बोलिए। आप जहां तक आपने पूछा अखिलेश जी को महिमा मंडित अखिलेश जी को नहीं, महिमा मंडित अखिलेश जी के कार्य है। अखिलेश जी का जो विकास वो जनता के सामने है, उसको कोई महिमा मंडित नहीं करा जा सकता। देखिए, शाश्वत को सत्य की आवश्यकता, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज भाजपा के पास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अखिलेश जी के सामने खड़ा होकर चुनाव मुख्यमंत्री के रूप में प्रपोज किया जा सके। अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको ये चिंता है कि यहाँ भाजपा की उत्तर प्रदेश में क्या दशा होने वाली है, उसकी राजनीति हाशिए पर ना चली जाए। ये निश्चित रूप से आप सत्य समझिए कि इनके पास कोई कैंडिडेट ना है ना आएगा, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता इसे स्वीकार बिल्कुल कदापि नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश विकास पुरुष में अगर नाम नरेंद्र मोदी का किया जाए तो क्या इसको आप इत्तेफाक क्या मतलब किया इसको है? जोड़ेंगे नहीं? विकास में क्या किया क्या नरेंद्र मोदी जीडीपी जी ने? ग्रोथ जनता को क्या बीजेपी रिलीफ 2 साल दिया में है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ भी काम जनता ने नहीं क्या किया? किया? 50 रुपए की दाल 200 रुपए, 22 रुपए का जो पेट्रोल की कॉस्टिंग है 72 रुपए। केवल एक 5 औद्योगिक घरानों के हिसाब से पूरे देश की रणनीति तय करी जा रही है, उसको आप विकास कहेंगे? आप जीडीपी को, आप जनता को जीडीपी का एक लुभावना दिखा के कि हमारी जीडीपी ऊपर पहुंच गई। आप एक बात समझिए, जो 6000 रुपए का एक मजदूर है, आज अगर 200 रुपए की दाल और 100 रुपए के टमाटर खाएगा, वो जीडीपी से क्या लेगा जाके? आज उसको पेट भरना कितना मुश्किल हो गया है, आज उसको ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो गया है। इस चीज के ऊपर कोई देखने की जरूरत है? मतलब आज इतनी 40 सारी- डॉलर के रेट में अच्छा, आज डीजल आप 60 रुपए मुकुल भिजवा जी, रहे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, तो मतलब आप तो सीधा मान के चलते हैं कि जनता तो सिर्फ आपके साथ है। फिर फाइट आपका क्या? जनता विकास के आप साथ, कांग्रेस को भी नहीं देख रहे हैं फाइट में, बीएसपी को भी नहीं देख जनता रहे हैं। विकास के साथ है, जनता विकास के साथ जाएगी। जनता विकास के साथ देख रही है जनता ने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया है, भाजपा क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, बसपा ने क्या अच्छा, किया इसी है, वजह से वो सब बीजेपी कुछ कोई चेहरा सामने नहीं रख पा रही। बिल्कुल नहीं रख पा रही है, ना रख पाने की स्थिति में है, ना रख पाएंगे ये लोग। चलिए मनीष इनको शुक्ला, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुनने में शुक्ला, 4 महीने लग गए। मनीष इनसे शुक्ला, 3 अब आप विकास जवाब के दीजिए। काम पूछ लीजिए रोहित जी। मनीष शुक्ला, मैं आपको मौका दे रहा हूं। रोहित जी, इनसे 3 विकास के काम पूछ लीजिए। आप तब बताइए ना, हमने मैं 825 आपको किलोमीटर मौका दे रहा हूं, एक्सप्रेसवे सर। कंप्लीट कर रहे हैं। आपने कितने किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाई? आप बताइए। आप केवल योजनाएं बनाते हैं, शिलान्यास करते हैं, चुप बैठ जाते हैं घर पे जाके। आपने जनता को वादा किया था आप महंगाई से अपनी मुक्ति टीम दिलाने का, बता आपने दीजिए, क्या जो किया? आपने हजारों की आपने अपनी जनता टीम को बता भ्रष्टाचार दीजिए। से मुक्ति का जो है ना वादा किया था, उस पर आपने क्या कार्य किया? आप बताइए, आपने क्या कार्य किया? महंगाई के बारे में आपने क्या सोचा? एक गरीब आदमी के बारे में आपने क्या सोचा? जिस दलित के नाम पे आप इतनी बड़ी जो है ना, दलितों ने आपको इतना बड़ा वोट बैंक दिया, विकास- जिस दलितों के नाम पे विकास आप आप नहीं बता 274 पा रहे हैं, कैंडिडेट 3 जीत के विकास लाए, आप नहीं उनको बता पा आपने रहे हैं। मंत्रिमंडल में कितना स्थान दिया? आप बताइए। आप हर मुद्दे पे जो है जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आपने क्या काम किया जनता के लिए, बताइए आप।
आप केवल 5 औद्योगिकरणाने के लिए अपनी सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के लिए यूपी के कई चेहरों को सर मंत्रिमंडल में शामिल भी तो किया है बीजेपी ने। दीजिए। यूपी के कई चेहरों को मंत्रिमंडल में यूपी शामिल भी तो किया है सर। यूपी के जो जितने चेहरे शामिल किए गए हैं वो केवल एक वोट बैंक की राजनीति, एक ध्रुवीकरण के लिए जो है ना मंत्रिमंडल में शामिल करे गए हैं। उनको ना तो कोई पावर है, ना कोई वो निर्णय ले सकते हैं। वो जैन केवल साहब एक 3 रिमोट विकास के कंट्रोल कार काम है। बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को 3 विकास के काम बता दीजिए बस। मैंने बताया ना कि हम 825 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पूरा करने जा रहे हैं। हमने 15 लाख लैपटॉप बांटे हैं। हमने 90,000 कन्याओं को विद्या दान बांटा है। हमने 55 लाख किसानों को जो है ना मुफ्त बीमा दिया है। आप बताइए, हमने पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत उच्चीकरण किया है। आप जवाब दीजिए, प्रदेश की जनता से जाके पूछिए कि 12 घंटे 10 घंटे की बिजली को हमने 16 घंटे से 20 घंटे पर कन्वर्ट किया कि नहीं किया। ये बात आप प्रदेश की जनता से पूछिए। अगर आपको अपने चश्मे से विकास नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हर एक गांव के अंदर हमने सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, मनीष कुमार को भी एक बार डिबेट में लाते ये हैं। बताइए मनीष आप। कुमार को भी डिबेट में लाते हैं। एक सेकंड मनीष शुक्ला जी, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। मनीष कुमार, आपने सुना पूरा डिबेट को, आपने उस अच्छे से परखा भी होगा। जरा मुझे इतना बता दीजिए, अब मुद्दा विकास का रहेगा या चेहरे पे फाइट होगी? देखिए, एक तो जो चेहरे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये जैसे समाज में इकोनॉमिक विकास के लिए हम लोग बातचीत करते हैं, तो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ये आपस में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है चुनाव में, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे ही। वो पूछेंगे ही कि भाई विकास हुआ है या नहीं हुआ है। ये अपनी लिस्ट बताएंगे कि भाई हमने किया विकास। लेकिन एक बात जो समय के साथ साथ बदलनी चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के चरित्र में भी विकास होना चाहिए। एक बात जो समझ में आनी चाहिए, खासकर ये रीजनल पार्टीज है, मायावती की पार्टी है या मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, ये तो पारिवारिक पार्टी है, इंडिविजुअल पार्टी है, उससे अपेक्षा नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, जो नेशनल पार्टीज़ हैं, उनसे ये सवाल जरूर करना चाहिए कि जिस तरह से मनीष शुक्ल जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो ऐसे कैसे कार्यकर्ता है की पार्टी है ये कि आपने पिछले 5 साल में, 10 साल में आप यूपी के अंदर एक लोकल लीडर्स क्रिएट नहीं कर सके। आपके पास 4-5 ऐसे नाम नहीं है, नए यंग चेहरे। हम तो बार बार सुनते हैं कि भाई देश जो है वो कांग्रेस के लिए लागू नहीं होगा मनीष नहीं, जी? बिल्कुल, ये मैं दोनों से मैं कह रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी, इनको तो ये जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो पिछले 2009 से पहले जो 3-4 साल तक युवाओं को कांग्रेस में जोड़ना है, युवाओं को कांग्रेस में जोड़ना है, ये जो मुहिम उन्होंने चलाई थी, उससे एक व्यक्ति पैदा नहीं हो सका कि आपको जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर के जाना पड़ रहा है। वो भी 78 साल की और वो नहीं, वो वैसे मुख्यमंत्री जो अपनी सीट पे हार गई। आप ये किस तरह से नेशनल पार्टी इस देश की राजनीति को लेकर के जाना चाहते हैं। और ये हम ये भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि भाई कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो फिर वो लीडर्स कहाँ हैं, वो क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं आप? या फिर आप ये चाहते हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी करती है, आप ये चीज देखिए, ये शर्मनाक है। ये एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर ये बहुत दुख होता है जान करके कि मैं पूछ दूंगा इन लोगों से कि इनके स्टेट्स के चीफ्स कौन कौन हैं, तो इनके पास नाम नहीं पता होगा। और हम इस तरह के एक वातावरण को क्रिएट कर रहे हैं जहां हम देखते हैं कि भाई एडहोकिज्म, लीडरशिप में भी अगर आप एडहोकिज्म करेंगे तो ये जो है, ये देश की जनता जो है उसको बहुत मनीष जी, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी समझना चाहता हूँ। उसके बाद फिर से इनका रिएक्शन तो लूंगा, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा दूसरे एंगल से इस लहजे से समझना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि ऐसा तो नहीं जो कांग्रेस के ऊपर भी आपने कहा कि अभी आपके पास यूपी में कोई फेस नहीं है, या फिर ये भी मान लीजिए जो मांग हो रही थी प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी भी कई बार मैदान पर आ चुके हैं और उसके बाद हार मिली तो राहुल गांधी के ऊपर ठीकरा फोड़ने की बात हुई। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक चेहरा लाया गया। अगर पीके की रणनीति काम आती है तो वाहवाही होगी, पीठ थोपे जाएंगे, और अगर हार मिलती है तो शायद एक चेहरा ऐसा होगा जिसको सामने किया जा सकता है। क्या सेफ मोड गेम नहीं खेला गया है? ये सेफ मोड वाली बात नहीं है, बेसिकली एक अनाउंसमेंट है। देखिए, ये बेसिकली जो पीके साहब की जो स्ट्रेटजी है उसको अगर हम ढंग से थोड़ा एनालाइज करें, एक तो पहला इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये किसी पार्टी के साथ जो है वो अलायंस नहीं करने जा रहे हैं। अलायंस का मसला खत्म हो गया। अब आपको कोई व्यक्ति चाहिए, जिस तरीके से आप देखिए, जिस काम को पीके अपने स्वयं करने में एक्सपर्ट है। पीके साहब की जो रणनीति होती है वो क्या होती है, एक इंडिविजुअल चेहरे के पीछे वो पूरा अपना जो है वो प्रचार प्रसार का जो पूरा प्रणफेलिया जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इस बार कौन होगा? और इसलिए उनके पास आप देखिए, जिन राज्यों में आप देखिए, जिन राज्यों में वो क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे असम में उनका कमाल नहीं चला, वो नरेंद्र मोदी के साथ स्ट्रेटजी कर रहे थे, नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर के आगे गए।
फिर उसके बाद वो बिहार गए, नीतीश कुमार के चेहरे को उन्होंने बिल्कुल अच्छे अंदाज में पेश किया और उसको चुनाव जितवाने में कामयाब रहे। तो यूपी में अगर उनका जो प्लानिंग है वो अगर कामयाब होना है तो वो पार्टी को जिताने में उनकी स्ट्रेटजी कहां तक कामयाब होगी वो तो अभी पता नहीं, लेकिन वो कंफर्टेबल है इस तरह की रणनीति को बनाने में कि जिसमें आप एक चेहरे को आप आगे रख करके। तो बीजेपी क्यों नहीं कर रही? बीजेपी को क्या चेहरे की दरकार नहीं है? बीजेपी के साथ तो दिक्कत अलग है। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी के पास वो क्या कहते हैं उसको कहते हैं कि जो छलनी होता है ना, बहुत सारे छेद हैं। अब इनको पता ही नहीं है कि किस लीडर को आगे बढ़ाया जाए तो कौन उससे नाराज हो जाए, मनीष शुक्ला कौन नाराज हो जाए, मैं ये तो उससे जवाब क्या आपसे नुकसान हो लूंगा, जाए। मैं ये जवाब आपसे जरूर लूंगा क्योंकि बहुत दिलचस्प सवाल इन्होंने आप उठाया ये है। देखिए, मेरा तो अपना गट फील ये आपके कह रहा हमनाम है, में बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है। देखिए अगर आप कहते हैं कि भाई युवाओं को आगे बढ़ाना है, आपके पास आपने युवा लीडरशिप क्रिएट नहीं किया, आपने किया होगा तो अपने संगठन में किया होगा, जनता के सामने आप उसको चेहरा बनाने में कामयाब नहीं रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जद्दोजहद पार्टी के अंदर चल रही है कि आपको फिर वही कोई पुराने चेहरे केंद्र में मंत्री बने हुए जो बड़े सुपर लीडर्स हैं उसके के हिसाब से जो है चुनाव लड़वाना पड़े। और आप ये इसके लिए बहुत ही ये शर्मनाक बात होगी कि अखिलेश जैसे यंग लीडर के सामने अगर नेशनल पार्टीज टायर्ड एंड रिटायर्ड लीडर्स को चलिए सामने रखती है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मनीष शुक्ला, बहुत सारे सवाल आपके लिए भी, डॉक्टर हिलाल नकवी आपके लिए भी बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। मैं आप दोनों को मौका दूंगा, इंतजार कीजिए बस थोड़ा सा, क्योंकि मुझे छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक लेने के बाद वाकई ये सामने लेकर आऊंगा कि क्या वाकई बीजेपी कंफ्यूज है कि किसके साथ आगे बढ़े, और चुनौती उनके लिए तब और ज्यादा बड़ी हो जाती है कि अगर इस नाम के साथ आगे बढ़े तो हो सकता है वो नाम उनसे नाराज हो जाए। इसलिए सबको साथ कैसे लेके बढ़े, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फौरन वापस आ रहे हैं। बीजेपी के नाथ कौन, क्योंकि कई नाथों के नाम तो आए, हालांकि इस नाथ में राजनाथ सिंह भी थे, आदित्यनाथ भी थे, बहुत सारे नाम थे, लेकिन सवाल ये हुआ कि बीजेपी के नाथ कौन होंगे जो 2017 में फेस बनेंगे, सामने आएंगे जनता के। हालांकि बीजेपी ये बार बार कहती है कि अमूमन हम ऐसा करते नहीं कि किसी चेहरे को सामने रखे, हम तो बस अपने नाम पे आगे बढ़ते हैं, जनता से जुड़ते हैं। खैर, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठे कि वाकई बीजेपी के दिए हुए इन तर्कों के साथ क्या खुद को जोड़ा जाए। सीधे एक बार मेहमानों के पास चलिए, मेहमानों से एक बार फिर से आपका तारुफ करवाते हैं। मनीष शुक्ला है बीजेपी की तरफ से, साथ ही साथ डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस की तरफ से हैं, मुकुल जैन साहब एसपी की तरफ से हैं, और मनीष कुमार सीनियर जर्नलिस्ट। एक बार फिर से सभी का स्वागत है और बीजेपी के साथ ही शुरुआत करते हैं। बहुत सारे सवाल थे, छन्नी में जिस तरह से छेद की बात होती, वो उदाहरण तक आपके ऊपर परोसा गया और बताया गया कि इतने लोग हैं और लोगों को सबको साथ लेके भी चलना, और ये भी डर आपको सता रहा है कि कहीं इसको मनाने के चक्कर में दूसरा नाराज ना हो जाए। क्या ऐसी स्थिति हो गई है बीजेपी में? रोहित जी देखिए, जितना हमला मनीष कुमार जी ने किया उतना तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं कर पाए, तो धन्यवाद मनीष कुमार जी। 2-3 सवालों के जवाब थे, आपने सवाल किए, मैं उसका जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जब जिनको आज केंद्र के लीडर माने जाते हैं, सबसे ज्यादा सीट 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की थी विधानसभा के चुनाव में, और उस समय आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय कलराज मिश्र जी उत्तर प्रदेश के नेता थे, वो बड़े नेता थे, और उस समय भी हमने अपना चेहरा नहीं घोषित किया था। ठीक। दूसरी बात, हमने नौजवान चेहरा, देवेंद्र फडणवीस शायद नौजवान चेहरा है जिनको हमने मुख्यमंत्री बनाया, जहां हमने चेहरा नहीं घोषित किया था हमने मुख्यमंत्री बनाया। मैं फिर कहूंगा, जैन साहब फिर से सुनेंगे ठीक से आवाज को, कि युद्ध और चुनाव में रणनीति स्टूडियो में बैठ के हम नहीं तय करेंगे। हमको अगर लगता है कि चेहरे के साथ जाने से हमको चुनाव में जीत मिलेगी तो हम चुनाव में चेहरे के साथ जाएंगे, और अगर हमको लगता है कि बिना चेहरे से जीत मिलेगी तो हम उसके साथ जाएंगे। तो कम से कम ये सोचकर, या अपने मन में जो सवाल आप लोग के आ रहे हो उसके नाते से आप ये सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी इस पे विचार नहीं कर रही है। कई बार शर्मनाक जैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग मनीष कुमार जी ने अपनी आक्रामकता दिखाने के लिए की, उनको धन्यवाद, साधुवाद कि इस तरह के शब्दों से उन्होंने छलनी करने का प्रयास किया जैन साहब से भी ज्यादा, तो उनके लिए साधुवाद है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल इस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की, जो नौजवान हैं जिनको अरे मनीष कुमार जी मानते हैं, वो ऐसे नौजवान हैं जिनके शासन काल में वो गृह मंत्री भी हैं, मनीष जी जान लीजिए, और गृह मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुआ तो महिलाओं के प्रति अपराध में आज उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पे बंगाल है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश गया। ये विकास हुआ है। और हम विकास बताते हैं, अगर 3 महीने केवल लखनऊ की बात करते हैं तो 37 हत्याएं, 91 लूट, अर्थात रोज एक लूट की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये नौजवान मुख्यमंत्री हैं। और बताएं, 15 मार्च 2012 को शपथ लेने के पहले जो उन्होंने अपना वादा किया था, मनीष जी, 18 घंटे और 22 घंटे मनीष जी बिजली देखिए का, डिबेट फिर तो मुड़ मनीष गया। कुमार जी, मुझे मनीष जी लगता छोड़िए है ना, कि आप बिहार देखिए चाहते हो, एक दिल्ली में पत्रकार रहते हैं। एक पत्रकार वे के नौजवान मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे हैं, मनीष जी, जिनको उन्होंने बताया 18 घंटे अच्छा और 22 मनीष जी घंटे मेरे बिजली। कुछ सवाल है, आप मनीष जी उत्तर मेरे कुछ प्रदेश सवाल है, देखिए छोटे जिलों मेरे में सवालों का चले जवाब दे जाइए। दीजिए। नहीं, गाँव में मनीष नहीं मैं कहा बात है। कहना चाहता एक हूं। सेकंड मनीष जी, नहीं, मैं मनीष बात जी। कहना चाहता हूं। रोहित जी, मनीष जी, सवाल हुए तो जवाब देने दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। मेरे कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं मनीष उस जी, पर ऐड आप कर रहा हूं। बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, सुनिए भी तो। हाँ नहीं, आप सुन लीजिए फिर ऐड करिएगा। ओके। ठीक है। मनीष कुमार जी जो नौजवान मुख्यमंत्री हैं, जिनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी कर पा रही है, उन नौजवान मुख्यमंत्री को बताएं, उन्हीं के पास स्वयं गन्ना मंत्रालय है और गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में बदहाल स्थिति में है। कृषि मंत्रालय लंबे समय तक उनके पास रहा। अतिवृष्टि ओलावृष्टि में केंद्र से पैसा मिलने के बावजूद वो नहीं पैसा बांट पा रहे हैं। उन्हीं के पास आबकारी मंत्रालय था। उत्तर प्रदेश में हर तीसरे महीने दर्जनों लोग आबकारी से मरे, मनीष शराब शुक्ला, से मरे। मनीष और शुक्ला, ऐसे ही नौजवान मनीष शुक्ला, मुख्यमंत्री अगर मनीष गिनते शुक्ला। हो, तो भारतीय जनता अच्छा पार्टी को ठीक है, ऐसे मुख्यमंत्री ठीक से है, तुलना तो करने मतलब की आवश्यकता नहीं है। आपको एक कंपाइल फाइल चाहिए ना, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल चाहिए। अगर ऐसा कोई चेहरा आपके पास हो जो तमाम इतने सारी रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने संघर्ष के बल पे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य के बल पे अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा है उसके खिलाफ जाएंगे। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी होगी। डॉक्टर हिलाल नकवी, आरोप आप पे भी यही था कि आपने भी मजबूरी में चेहरा खड़ा किया और आपके ऊपर भी यही सारे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और ये कहा गया कि आपने जो है राहुल गांधी वहां जमीनी स्तर पे जुड़ते रहे लेकिन एक चेहरा आप खड़ा नहीं कर पाए जो लोकल हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर शीला दीक्षित जी को कोई ये कह देता है कि वो यूपी की नहीं है, क्योंकि वो पहली मर्तबा एमपी जो बन के गई, यूपी से गई थी और कन्नौज से गई थी। हाँ। दूसरी इसके अंदर बात यह है कि हमको कोई भी लर्नर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए है। उत्तर प्रदेश कोई प्रयोगशाला नहीं है कि जहां के ऊपर लगातार अपराध की घटनाएं होती रहे, विकास का काम यानी ना हो। आप समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि उन्होंने लर्नर को डाल दिया था एक्सपेरिमेंट के मैं तो लिए। लर्नर मुख्यमंत्री हूं, उन्होंने खुद ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने अपने को लर्नर मुख्यमंत्री कहा है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो कोई प्रयोगशाला नहीं है कि जहां के ऊपर लर्नर मुख्यमंत्री डाल करके 22 करोड़ लोगों के जो है विकास के पद के अंदर रोड़े अटका करके खड़े हो जाएं। ये उनका खुद का कहना है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वो सामाजिक जो क्षेत्र में किए गए कार्य हैं उनको विकास के क्षेत्र के कार्यों को बताते हैं। अलावा एक हाईवे बनाने के विकास का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं हुआ है। बिजली की परियोजनाओं की घोषणा हुई है, उद्घाटन नहीं हुए हैं। बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है जिसके न भरपूर विकास हुआ है। कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। पूंजी निवेश यहां हो नहीं रहा है। एक एक पद के ऊपर जब कभी भी कोई भी विज्ञापन निकलता है तो उसके ऊपर लाखों लोग जो कि पीएचडी होल्डर होते हैं, इंजीनियरिंग के डिप्लोमा इंजीनियरिंग की डिग्री होल्डर होते हैं, वो लोग उसके ऊपर आवेदन करते हैं। तो विकास के नाम के ऊपर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि विकास के बारे में जानते ही नहीं है कि विकास कहते किसे, तो विकास करेंगे किसे। मेट्रो रेल जो है अगर लखनऊ में 1 किलोमीटर की दूरी पे चला दिया है तो उसके अंदर सवारी कौन करेगा? ये जो इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज खड़ी की है, ये क्या इस लायक होंगे कि जो कि मेट्रो के अंदर जाकर के बैठेंगे? इसको क्या विकास का कार्य माना जाएगा? लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद विकास का कार्य नहीं होता है। लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन आप जो है वो सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य माने जाते हैं, वो भी तब जबकि बिजली मिलती जिससे कि उसको चार्ज किया जा सकता या चल सकता। बड़े अफसोस की बात है कि जहां के पास ओलावृष्टि से, जहां के पास सूखे से
किसान मर रहा हो और घास की रोटी खा रहा हो, वहां के ऊपर लोगों को लैपटॉप देकर के उनका उपहास करना अपने आप में सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। यानी आपको और सबसे लगता है ज्यादा कि इन तमाम अफसोसजनक बात है। परेशानियों का सॉल्यूशन सिर्फ शीला जी दीक्षित की दे सकती है, उम्र भले क्योंकि उनके पास 78 बहुत साल की हो, एक्सपीरियंस है। बेशक उन्होंने 15 साल में जो दिल्ली के अंदर विकास किया है वो अभूतपूर्व है, जिसको कि केंद्रीय और राज्य की सरकारें मिल करके मेंटेन करने में अक्षम है। तो फिर आप निश्चित रूप से बीजेपी के उनकी ऊपर क्यों सोच कंफ्यूज जो है? वो युवा अगर सोच बीजेपी है। भी कुछ इनको ऐसा मालूमात एक्सपीरियंस है चेहरा कि वो- सामने लेकर आए तो शायद कांग्रेस को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हमने कब कहा, हमने कहा ये इनका पूर्णतः आंतरिक मामला है, वो किसको शहीद करने के लिए यहाँ के ऊपर चेहरा शहीद, बनाएंगे, शहादत तो ये इस्तेमाल भारतीय कर रहे हैं जनता ना सर पार्टी आप। को तय करना है, कांग्रेस को नहीं तय करना है। और कांग्रेस को नहीं, हमने तो किसके ना नौजवान कहा, ना वृद्ध कहा, ना किसी का नाम लिया। हम तो कह रहे हैं जिस किसी को भी लेकर के आएंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, वो शहीद करने के लिए लेकर के आएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो किसको शहीद करना चाहते हैं। तो इस वजह से किसी को भी वृद्ध कहने से पहले ये जरूर सोच ले कि उम्र एक नंबर है और कार्य जो है वो वास्तविकता है। दिल्ली से आप लोग करीब बैठे हुए, आप खुद बता सकते हैं कि जो 15 सालों में विकास दिल्ली के अंदर हुआ है वो अभूतपूर्व विकास है। उसके रख रखाव, उसका मेंटेनेंस करने में आज की तारीख में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कोशिश कर रहे हैं, आपस में जो भी जंग कर रहे हो। लेकिन दिल्ली वासी जो है आज की तारीख में कूड़े की ढेर के ऊपर बैठी है, मुकुल टूटी जैन, सड़कें, बिजली की कांग्रेस कटौती, का पानी तर्क आपने सुना, उपलब्ध नहीं, एक्सपीरियंस चेहरा रोजगार जो उपलब्ध है नहीं, वो यह भारी है। हालत है यानी वहां का। अखिलेश यादव से जो है ज्यादा बड़ा चेहरा शीला दीक्षित है, जो बड़ी चुनौती है क्योंकि विकास उन्होंने ज्यादा किया। देखिए सर्वप्रथम तो मैं हिलाल वो भाई तो का खुद कहते धन्यवाद वो देता लड़ना हूं मुख्यमंत्री कि है। उन्होंने कम से कम ये तो स्वीकारा कि हमने कुछ तो किया। एज ए विपक्षी उन्होंने स्वीकारा कि हमने एक्सप्रेस हाईवे बनाया। एज ए विपक्षी उन्होंने स्वीकारा कि हमने आपने सामाजिक सिर्फ क्षेत्र एक में विकास का कार्य किया, जबकि किया। आप आगे गिना ही देखिए नहीं आपने पाए। खुद ही कहा कि हमने एक्सप्रेस वे बनाया, हमने सामाजिक क्षेत्र में बहुत कार्य किया, ये आपने खुद ही एक्सेप्ट किया। अगर आप अपने ही शब्दों पे नहीं रह सकते तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने देखिए कहा जहां सामाजिक तक का- और हमने कहा अन्य विकास के सामाजिक कार्य के कार्यों को बारे में विकास बात का कार्य नहीं है, कहते वो हैं। प्रदेश की जनता के लैपटॉप सामने परिलक्षित बांटना है। उसमें सामाजिक हमें कार्य किसी है। पार्टी के विपक्षी पार्टी के सर्टिफिकेट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि ये हमें प्रमाण पत्र देंगे, हमने बिजली को 18 से 20 घंटे किया तो हम उसमें वेरीफाई करेंगे। वो प्रदेश की जनता अगर जो देखा है वो करेगी, वो उसमें आपके सर्टिफिकेट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो देना पाया। और जहां तक आपने कहा कि शीला दीक्षित जी ने बहुत विकास कार्य किए, बहुत बड़ा कार्य किया, तो शीला दीक्षित जी स्वयं अपनी सीट नहीं बचा पाई दिल्ली के अंदर। अगर 15 वर्ष तक उन्होंने विकास कार्यों की गंगा बहा दी थी तो क्या हुआ कि ऐसा कि शीला दीक्षित जी जो है अपनी सीट पे भी हार गई, एक बिल्कुल न्यू कैंडिडेट, न्यू कमर के सामने। ऐसा क्या कार्य किया? देखिए आपने शीला दीक्षित जी ने कोई कार्य नहीं किया, केवल केंद्र में जो आपकी 10 साल तक सरकार चली उसमें आपने देश की जनता को अपनी छवि को बनाने के लिए जो आपने कार्य कराए वो केवल सामने है। फाइनल कमेंट, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे शो खत्म करना है, मेरे पास वक्त नहीं। नहीं। मनीष कुमार जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए ये जो शीला दीक्षित की जहाँ तक बात है तो शीला दीक्षित जरूर एक कास्ट कार्ड के रूप में कि ब्राह्मण वोट की वजह से डाला गया है। रही बात जहाँ तक ये आर्गुमेंट कि शीला जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आसमान जमीन का फर्क है। दिल्ली जो है हिंदुस्तान का वन ऑफ द सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है और उत्तर प्रदेश जो है वो गरीबों का, वहाँ पे बहुत सारे गरीब और वहाँ पे किसान हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मनीष शुक्ला, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मनीष शुक्ला बस जाते आते फाइनल कमेंट दे दीजिए मुझे, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। यादव के राज में उत्तर प्रदेश में जितने आयोग थे, लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, सारे आयोगों के अध्यक्ष को माननीय उच्च न्यायालय ने बर्खास्त किया धांधली के आरोप में। ये नौजवान मुख्यमंत्री थे जिन्होंने नौजवानों की नौकरी खा ली, पुलिस भर्ती घोटाले में घोटाला किया। एक बात तो मैंने कहा कि ये भी याद दिलाते कि यही नौजवान मुख्यमंत्री हैं देखिए आप मुख्यमंत्री के जितने भी आप आरोप लगा रहे हैं, पहले आप अपने झारखंड के आतंकवाद को देख लीजिए, नक्सलाइज को देख लीजिए, गुजरात के अंदर जो आपने हार्दिक पटेल के साथ किया वो देख लीजिए, अरुणाचल में आपने क्या किया उसका आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या मुआवजा मिला वो देख लीजिए, आप हरियाणा में किस स्थिति को भोग रहे हैं वो देख लीजिए, आप राजस्थान की वसुंधरा राजे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। घोटाला किया वो देख लीजिए, 45,000 करोड़ का संचार घोटाला देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहा इस ओहापोह की स्थिति के बीच में कि आखिर वो चेहरा क्या होगा। हालांकि इस पूरे पड़ाव में कोशिश ये की गई कि एक्सपीरियंस को तवज्जो देने की कोशिश की गई और विकास की नई परिभाषा को गढ़ने की कवायद में हर सियासी दल भी उड़ा रहा और इसी बीच में जनता भी समझेगी कि विकास कैसे मिल रहा है और विकास कहाँ से मिल रहा है और जनता ही फिर तय भी करेगी। अभी के लिए इतना ही। अभी वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और खबरें होंगी उत्तराखंड की।